हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद आस्तिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ यह है इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर कि मैं कैसे फॉलो करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करके। और साथ ही आप में से कुछ दोस्तों ने भी कमेंट बॉक्स में बोला था कि भैया अपनी इंग्लिश वाली स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आओ, तो कि आप कैसे करने वाले हो, सारा डिटेल में थोड़ा एक बार बता दो। तो चलिए मैं आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें इंग्लिश की उन सभी टॉपिक्स में बात करने वाला हूँ जिसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं या फिर आगे चल के करने वाले हैं। और साथ ही ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब वो इस तरह हो सकती हैं कि जैसे अब सबसे पहले तो हो सकता है कि स्टार्ट ही कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो अगर कोई हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो उनको कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि प्रोनाउंसिएशन को लेके वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ ही अगर आप कोर्स कर रहे हो, कहीं से ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको रूल्स वगैरह जो होते हैं उसके याद नहीं रहते हैं। आप पढ़ तो लिए, समझ आ गया उस वक्त, लेकिन आप फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको भूल जाते हो। तो वो जो प्रॉब्लम रहती है उसको कैसे उसका निपटाना करना है, तो वो सब चीज़ें। और साथ ही उसके बाद वोकैब कैसे याद करना है, वोकैब का कैसे, इसको कैसे शेड्यूल करना है कि और साथ ही जो याद करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करने ताकि मैं भूलूँ ना उसको। और उसके बाद फिर कौन से टीचर को हम फॉलो करें, और साथ ही अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से इंग्लिश के कौन से टीचर से पढ़ना हमको सही रहेगा ज़्यादा। और बुक लिस्ट जो मैं फॉलो करने वाला हूँ वो सारी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। और उसके अलावा फिर रिवीजन का कैसे क्या टेक्निक होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, स्टार्ट करने के इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो फ्री आप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे कोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ आप कंटिन्यू करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके अलावा पेड कोर्सेज भी हमारे पास ऑप्शन है, तो मैं इस पर बाद में बात करूँगा। पहले यूट्यूब की बात करता हूँ कि आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे ज्ञान और सभी ज्ञान, देखिए हमें लिमिटेड ज्ञान लेना है बट वो जेन्युइन होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। मेन ये है, हमें ये नहीं कि हमें पीएचडी करनी है इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। तो उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चैनल्स में से हमें फाइंड आउट करना कि हमारे काम का कौन सा चैनल है, वो उस पर बात करूँगा कि अभी आगे चल के मैं बताऊँगा भी कि आप किस टीचर को या कौन सा चैनल फॉलो कर सकते हैं जो जेन्युइन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और उसके अलावा फिर दूसरा तरीका ये है कि पेड कोर्स आप ले सकते हो। पेड कोर्स में भी 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन लो, जिस टीचर से आप यूट्यूब पर पढ़ रहे थे, कभी कभी आपको लगता है कि यार ये टीचर अगर कुछ पैसे लेके पेड कोर्स दे रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा होगा, कुछ ज़्यादा करा रहा होगा, ज़्यादा प्रिकॉशंस करा होगा, कुछ नए रूल्स बता रहा होगा। तो इस तरह की वजह से भी कभी आप भटक जाते हो कि पेड कोर्स लूँ या फिर फ्री कर रहा था तो फ्री करूँ। तो इन सब पे भी बात करूँगा कि आपको फिर पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है। और उसके अलावा बात ये करता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग आज के समय में कंपेयर करें अगर ऑनलाइन से तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे लगभग ऑनलाइन में मैक्सिमम मुझे लगता है 1000 का कोर्स जो आपको मिल जाता है। कुछ टीचर्स हैं जो अगर 1000 से एक्स्ट्रा भी हैं, कुछ फीस उसकी ज़्यादा है तो कोर्स की ज़्यादा है तो उसमें एडिशनल कुछ ना कुछ आपको दे रहे होते हैं। बाकी मेन जो इंग्लिश का जो बैच है वो आपको अप्रॉक्स 1000 या 1500 तक में मिल जाता है। बट यही अगर आप ऑफलाइन का सोचो कि मैं ऑफलाइन जाके कोचिंग करूँगा तो ऑफलाइन मुझे लगता है कि मिनिमम आपको, अगर आप फुल बैच लेते हो, बैच पूरा कम एसएससी सीजीएल का बैच लेते हो तो मुझे लगता है मिनिमम 10,000 फीस है आज के टाइम पे, 10,000 रुपीज़। और सब्जेक्ट वाइज भी करते हो तो मिनिमम 5,000 6,000 आपको देने ही पड़ेंगे। और साथ ही ये ऑफलाइन वाली फैसिलिटी हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि मैं भी काम मान लीजिए जो अभी कहीं किसी गाँव में हूँ और वहाँ पे अच्छे कोचिंग्स नहीं हैं पढ़ने के लिए एसएससी सीजीएल के लिए, तो इस वो भी आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है ऑफलाइन कोचिंग वाले ऑप्शन में। फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, जहाँ पे जैसे दिल्ली या फिर आपके लोकल जो सिटी होगा, नियर बाई सिटी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये सबके लिए आज के टाइम पे अफोर्ड कर पाना मतलब, क्योंकि सिर्फ कोचिंग फीस नहीं ना, अगर कहीं बाहर भी निकलोगे तो आपको रूम रेंट और बाकी सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके आसपास है और आपको लगता है कि आप ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छा कर पाते हो तो ही मुझे लगता है कि ऑफलाइन लेना चाहिए, नहीं तो आप ऑनलाइन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं बात करता हूँ प्रोनाउंसिएशन की।
प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी मीडियम में स्पेशली इनको ये दिक्कत उनको महसूस ज़्यादा होती है जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं। उनका जो एकेडमिक्स है 12th 11th 10th 12th ये सब चीज़ें ये सब वो हिंदी मीडियम से हुआ तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसा उनको लगता है कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही इंग्लिश मीडियम वालों के साथ दिक्कत नहीं, वो उतना ज़्यादा इसको दिक्कत ऐसा नहीं कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट है, या मैं अपनी बात कहूँ तो ऐसा नहीं कि मेरी सभी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ऐसा हमें महसूस नहीं होता कि हमें हमारी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, क्योंकि हम बचपन से ही, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं इंग्लिश में ही सब कुछ, सारे सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट छोड़ के सारे सब्जेक्ट हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। तो हम उस चीज़ को यूज टू हो चुके हैं, हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम बचपन से उसी एकदम दिमाग में एकदम जाके कहीं ना कहीं जाके एकदम बस चुका है, तो हम उससे डर खत्म हो चुका है मेरा। तो यही सेम चीज़ उल्टा हो जाता है जब आप हिंदी मीडियम वाला बच्चा आता है, उसको हिंदी वो इंग्लिश के नाम पे जैसे हम सारा सब्जेक्ट इंग्लिश से पढ़ के और केवल हिंदी पढ़ रहे होते हैं हिंदी में, वैसे ही वो सारा सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ रहा होता है, केवल इंग्लिश में पढ़ रहा होता है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो और इंग्लिश सब्जेक्ट भी उसकी जो बुक होती है वो भी उसमें भी मैक्सिमम वर्ड हिंदी के होते हैं। तो इस वजह से उसको जब अचानक से पूरा एक जब कंपैरेटिव लेवल पे आता है तो उसको जब पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ता है तो उसमें ग्रामर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि चीज़ें प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, हेजिटेशन होती है लोगों के सामने बोलने में कि मैं गलत तो नहीं बोल जाऊँगा, क्योंकि कभी उसने बोला तो है नहीं, तो इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी दिक्कत सबको होती है, हम सभी को प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएट करने में। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ आपके लिए, कि ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट हैं। ये मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप मन ही सारे वर्ड्स जो ये 5 वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, इन सभी वर्ड्स को एक बार आप बोल के देखो। आपके आसपास कोई बैठा हो ना बैठा हो तो अंदर मन में बोल के देखो कि ये क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसमें GNASH, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो नैश होगा, जिसका मतलब होता है गुस्से में दांत पीसना। तो ये अब इसमें देखो जी साइलेंट है, क्या मतलब था। अब हिंदी वाला मीडियम यही तो सोचेगा ना कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा कि जी क्यों लिखा, फिर नहीं बोलना था। तो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, सिंपल। अब ऐसे जो ये लिखा है, ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ, एक बार पढ़ो। ये कर्नल लिखा है, बट अगर इसको आप इसके वर्ड बाई वर्ड उसको प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करो तो वैसे आएगा कोलोनेल, बट वो एक्चुअली है नहीं, वो एक्चुअली लिखा है कर्नल। अब ये नाइफ के कहाँ से आ गया बीच में। अब एक ये वाला वर्ड तो मुझे लगता है कि लगभग सभी गलत बोलेंगे, जो मैं भी अभी तक गलत ही बोलता था कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि ये जो इसको आप प्रोनाउंसिएट करोगे तो मैं बचपन से क्या प्रोनाउंसिएट करते चला आया हूँ, सजेशन। तो इसका बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा वो यहाँ भी लास्ट में चा आता है, चा हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी चा साउंड करेगा, सजेशन। तो ये एक वर्ड है। अब इसमें देखो डल, अब इसमें डबल एल है, तो डबल एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, सिंगल एल ही आएगा डल। तो ये बहुत लफड़ा है भाई इसके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में। तो भाई हम सबको दिक्कत होती है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हमको जो बचपन से पढ़ते चले आए हैं वही बोलते रहते हैं, और कई बार हम गलत बोल रहे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी गलत बोल रहे होते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, इसका चिल मारना है, इसको तो ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं प्रोनाउंसिएशन पे। आपको इसका सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन मैं दूंगा कि आपको कभी भी किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे गूगल करो, और गूगल में तब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई। कोई वर्ड आप उस पर टाइप करोगे और उसका प्रोनाउंसिएशन के लिए साउंड का एक आइकन दे देता है, उस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोनाउंसिएट करके बताएगा कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको कोई एक वर्ड ऐसा कोई मिल गया कि आपको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली उसको गूगल पे टाइप करो और देख लो कि क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए बात करता हूँ टीचर्स की, कौन कौन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो आप। मैं अपनी बात करूँ तो मैं रानी मैम से पढ़ता हूँ, इनका मेरे पास पेड बैच है, सारे टॉपिक्स मैं इन्हीं से पढ़ रहा हूँ। बट मैं अगर बताऊँ तो जैसे कुछ कमेंट में आ रहा था कि भैया हिंदी मीडियम से मैं हूँ तो कैसे करूँ। हिंदी मीडियम के लिए ये जयदीप सर आपको, और अमन सर भी हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। इन दोनों के रिव्यू मैंने अब कई लोगों से सुने हुए हैं कि भाई ये दोनों लोग जो टीचर हैं ये हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि रानी मैम से आप हिंदी मीडियम से हो तो बहुत आपको दिक्कत होगी, और ऐसा भी नहीं कि रानी मैम प्रॉपर पूरा इंग्लिश में ही बोल रही होती है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इनके साथ कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा होता नहीं कि मन में बच्चे के बैठ जाता है कि मुझे हिंदी मीडियम वाले टीचर से ही करना है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप इन टीचर को एक बार देख सकते हो, और आपको सही लगता है तो अगर चाहो तो पेड कोर्स भी ले सकते हो। साथ ही
रानी मैम का भी एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है ग्रामर का पूरा यूट्यूब पे ही, और अमन सर का भी यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है ग्रामर का। जदीप सर का मैंने देखा नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि है कि नहीं है, बट रानी मैम और अमन सर का पूरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी पूरा ग्रामर कर सकते हो। अब बात करता हूँ बुक्स की, कौन कौन सी बुक्स मेरे पास है, या फिर आपको कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो मेरे पास पहली बुक जो है वो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, और सबसे बेस्ट बुक है कॉन्सेप्ट्स के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। और साथ ही बिगनर्स के लिए जो वोकैब वाला पोर्शन है वो भी आप सबसे मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के लिए आप कर रहे हो तो वोकैब भी आप इसी से करना चाहिए आपको। ब्लैक बुक पे डायरेक्ट नहीं शिफ्ट करना अगर आप अभी एकदम नया स्टार्ट कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें वोकैब भी क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रखी हैं, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, और पढ़ोगे और उसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा जल्दी से दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाता है वो सब चीज़ें। और उसके बाद मेरे पास जो दूसरी बुक है, हालांकि मेरे पास जैसे कोई भी एक PIQ बुक आप ले सकते हो, जैसे मेरे पास पिनाकल है इंग्लिश की, और जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर हैं तो वो किरण भी ले सकते हैं, क्योंकि किरण जो है बिगनर्स के लिए जो है वो एक बेस्ट बुक मानी जाती है। उसके बाद मेरे पास तीसरी जो बुक है इंग्लिश के लिए वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक वोकैब के लिए स्पेशली, इसमें और कुछ नहीं, वोकैब है। तो वोकैब की स्पेशली वोकैब के लिए देखा जाए तो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है ब्लैक बुक, और ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत नीतू मैम की बुक से आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है, उसके बाद आप ब्लैक बुक पे आसानी से शिफ्ट कर सकते हो वोकैब के लिए। तो हाँ, बस ये मेरे अकॉर्डिंग ये 3 बुक एनफ हैं। अगर आपके पास ये तीनों बुक हैं तो इसके अलावा और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो सब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। मॉक टेस्ट भी आपको अगर देना भी होगा तो ऑनलाइन ही देना होगा, तो उसके लिए इसके अलावा और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ ग्रामर के जो रूल्स हैं वो याद नहीं होते। पढ़ तो लिया, वो याद रहते नहीं है, भूल गया, आज पढ़ा कल तक याद रहा, परसों याद रहा, थोड़ा थोड़ा फिर कुछ चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगे। तो भाई ग्रामर जो है वो ग्रामर ऐसा नहीं कि आपको उसको याद करना ही, ग्रामर को याद करने की चीज़ नहीं है। ग्रामर के जो रूल्स हैं वो याद करने की चीज़ नहीं है। उसको केवल आप उसको जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद फिर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम मैथ में नहीं करते हैं, मैथ में क्या होता है कि जो है जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें मैथ में निखारते चले जाओगे। सेम इंग्लिश में लागू होता है। और भाई इंग्लिश जो है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है पूरी। तो लैंग्वेज को ऐसा नहीं होता कि आप बस 2 दिन में सीख जाओगे। एक मतलब एक प्रोसेस होता है, पूरा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप इसमें मास्टरी तो नहीं कहूँगा मैं, फिर सॉरी, बट एक समय ऐसा आएगा कि आप अच्छा एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप क्वेश्चंस बेझिझक सॉल्व करने लग जाओगे। बट इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, प्रॉपर समय देना पड़ेगा। तो आप ग्रामर को याद रखने का एक तरीका है कि प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने पढ़ा कोई टॉपिक, उसके बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वो उस टॉपिक पढ़ते पढ़ते रूल बाय रूल पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज पूरा उस चैप्टर के सारे रूल्स को एक साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया। इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद फिर कुछ चैप्टर्स जैसे हो गए तो कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ये सब चीज़ें सारे चैप्टर में चलेंगी आपकी। ये दोनों सभी चैप्टर्स में सभी टॉपिक्स से चलती चली आएंगी। बट ये फिर मिक्स्ड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जब आप कुछ टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं आपने, उसके बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चन पे भी शिफ्ट कर सकते हो आसानी से। और जितना ही याद रखिए, जितना ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड में आपके सारे रूल्स चले जाएंगे, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही रिवीजन, आप नोट्स जो बना रहे हो, सब चीज़ें बना रहे हो, उसके साथ रिवीजन करते रहिए। आपको नोट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन कैसे करना है, रूल्स को पढ़ना है बार बार, और उसको रटना नहीं, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस। ऑटोमेटिक मैं लिख के दे रहा हूँ कि ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपको याद करने ही नहीं पड़ेंगे। अब बात करता हूँ वोकैब की। वोकैब कैसे कर सकते हैं? वोकैब के लिए जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि वॉल्यूम 1 जो बुक है, अगर आपके पास एकदम बिगिनर हो और आपके पास ये बुक है तो आप इससे वोकैब कर सकते हो स्टार्टिंग में। और एक बार थोड़ा सा बेस आपने बना लिया है, थोड़ा वोकैब का कुछ वर्ड्स हमने याद कर लिए हैं, जो बेसिक जो कॉमन एसएससी के आए हुए वर्ड्स हैं वो आपने याद कर लिए हैं। उसके बाद आप आसानी से आप ब्लैक बुक पर शिफ्ट कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वोकैब की आपके पास खुद की एक नोट होनी चाहिए। ये सारे बुक्स होने के बावजूद,
लिखना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लिखने से ही आपके बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, लिखने से आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्टोर होता है वो सब चीज़ें, और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जो चीज़ आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद उसको लिख भी लिया, तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो आपने सिर्फ पढ़ी थी वो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, बट आपको जो आपने पढ़ी थी और लिखी भी है वो आपको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, आपके दिमाग में जो है स्टोर रहेगी वो। और साथ ही वोकैब कैसे करना है, वोकैब जैसे कुछ लोग मैंने सुना है कि भैया मैं ग्रामर पहले ख़त्म कर लेता हूँ फिर वोकैब शुरू करूँगा। वोकैब में ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप ग्रामर ख़त्म करने के बाद ही वोकैब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वोकैब आपको डे 1 से भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है वोकैब में। और वोकैब आप जितना ही अच्छा रहेगा तो आपको आगे पढ़ने में भी और मज़ा आएगी, आप आगे चल के रीडिंग करोगे, रीडिंग के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, वोकैब आपको अच्छी रहेगी तो स्टार्टिंग से आप पढ़ते रहोगे तो आपको उसमें से वर्ड्स मिलते रहेंगे साथ साथ। जब कुछ जैसे आगे चल के न्यूज़पेपर रीड करने को मैं बताऊंगा आगे चल के, तो उसमें आप जब न्यूज़पेपर रीड करोगे तो वहाँ भी आपको मज़ा आने लगेगा क्योंकि आपको पहले से वर्ड्स आ रहे होते हैं। तो आपको डे 1 से जो है आप वोकैब स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि और इसके अलावा आपको डेली टारगेट्स लेके चलने हैं वोकैब के लिए अलग से। आप ग्रामर जो पढ़ रहे हो वो तो है ही, उसके अलावा अलग से आपको टारगेट लेके चलना है वोकैब के लिए। जैसे आप मान लो स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो तभी आप ऐसे कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन मैंने 10 वोकैब याद कर, साइनो याद कर लिए, 10 एंटो याद कर लिए, 10 OWS याद कर लिए, और उसके बाद 10 हमने ईडीएम याद कर लिए। अब इसको कुछ दिन ऐसे चलाते रहो। जैसे आज मैंने इतना याद किया, अब नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ूंगा अगले 10 तो उसको पढ़ने से, उसको याद करने से पहले मैं ये वाले जो मैंने डे 1 किए थे उसको मैं 10 मिनट रिवाइज करूँगा पहले। इसके बाद फिर मैं अगले इस पे पढ़ूंगा जो मुझे आज याद करना है। फिर आज अगर देखा जाए तो सभी 20-20 हो गए। अब मैं जब डे 3 स्टार्ट करूँगा, डे 3 में मुझे ये करना है कि अब जो मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन पढ़े थे उन सबको रिवाइज करना है। और कैसे पढ़ना है, वीक में 5 डेज ही याद करना है। 7 दिन में केवल 5 दिन आपको याद करने वाला पोर्शन करना है, और अगले जो 2 दिन होंगे, 2 दिन आपको जो पिछले 5 दिन में जितनी भी वोकैब्स आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करना है। आपने जो भी पढ़ी उसको रिवाइज करना है अगले 2 दिन में। और रिवाइज के साथ जैसे आपको कुछ वर्ड आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत कर रहा है, तो जब जो वर्ड्स दिक्कत कर रहे हैं आपको, वोकैब की जो आपने नोटबुक बना रखी है वो नोटबुक में आपको नोट कीजिए सब चीज़ें, वो सब वर्ड्स जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, जो आपको भूल रहे हो बार बार। तो इस तरह से आप वोकैब कर सकते हो। वोकैब में कोई मतलब अलग से नहीं कि आप हम सब खत्म करेंगे उसके बाद करेंगे, ऐसे आप वोकैब कर सकते हो। अब नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। रीडिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो अदा करता है आगे चल के आपके इंग्लिश के मार्क्स को इम्प्रूव करने में, स्पेशली मेंस में। और रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। एक कॉम्प्रिहेंशन में आपको फ़ायदा मिलेगा, पैसेज में, एरर स्पॉटिंग में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी वोकैब अच्छी होने लग जाएगी। रेगुलरली अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखने को मिलने वाला है, गारंटीड है ये। जैसे आप रीड करने की 2 चीज़ें, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। मैं अपनी बताऊँ तो मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, स्पेशली मैं द इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस। तो अब ये न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, और मैं अभी कल या फिर परसों में कोई शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं न्यूज़पेपर रीड कैसे करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसमें जो है नहीं दिखाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कल या परसों में कोई वीडियो में डाल के न्यूज़पेपर दिखाऊँगा मैं रीड कैसे करता हूँ। तो न्यूज़पेपर को रीड करने की जो आर्ट है ना, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये आर्ट आती है तो आपको तो आगे चल के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह या सही तरीके से रीडिंग कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जो एरर स्पॉटिंग है ना, ये आपको ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। मेन तो जो फोकस होता है आपकी रीडिंग करने का, मेन फोकस होता है कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज। और उसके अलावा आपको जो ये हिडन होता है, ये वाला जो पार्ट है, मुझे पर्सनली तो हेल्प करता है ये, क्योंकि मैं रीडिंग करता हूँ तो मुझे एरर स्पॉटिंग में ऑटोमेटिक, कई बार ऐसा होता है कि मुझे एरर स्पॉट कर लेता हूँ बट उसके पीछे का रूल नहीं पता होता, बट मेरा जो एरर स्पॉट करता हूँ वो सही होता है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है वो न्यूज़पेपर रीडिंग करने को। उसके अलावा अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ जेन्युइन स्टोरी बुक्स वगैरह भी आप रीड कर सकते हो। स्पेशली NCERT की ही मैं बात करूँगा, उसके अलावा तो मैं कुछ और रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। NCERT की जो स्टोरी बुक्स वगैरह होती हैं उसको आप रीड कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं आपको रीडिंग के। न्यूज़पेपर रीड करने का तरीका ये है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो बताऊँ। तो न्यूज़पेपर आप ऐसे ले आओ, एक न्यूज़पेपर ले आओ। जैसे आप मान लो आप आज न्यूज़पेपर ले आए हो एक, तो अब इसको ऐसा नहीं कि आज ले आए फिर कल ले आए, दूसरा ले आए फिर तीसरे दिन ले आए, ऐसा नहीं करना है। आपको आज लाए हुए न्यूज़पेपर को डे 1 आप ले आए हो तो उसको आप 7 से 10 दिन में उसको आप आराम से सारे आर्टिकल बाय आर्टिकल उसको ख़त्म करना है, रीड करना है, उससे रिलेटेड
जो भी चीज़ें आपको उसमें दिख रही हैं उसको मार्क करना है, लिखना है, इस तरीके से न्यूज़पेपर रीड करना है। ऐसा नहीं कि रोज़ एक नया न्यूज़पेपर ले आ रहे हैं, इसको हमको डेली ख़त्म करना है। एक न्यूज़पेपर एक हफ्ता मिनिमम, उससे ऊपर 10 दिन तक ले जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक महीने में आप 3 से 4 न्यूज़पेपर ही पढ़ो केवल, बस, इसके अलावा नहीं, डेली ज़रूरत नहीं है। इतना ऑटोमेटिक मतलब पर्याप्त से ज़्यादा होगा मुझे लगता है। और इसके अलावा सेम चीज़ आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो स्टोरी बुक्स वगैरह के लिए भी, जो आपको जैसे मैं कल मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे रीड करना है। बस आज की वीडियो में यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 20 मिनट तो हो गया होगा मिनिमम। और अब यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय।